हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपको हम शिफ्ट वन प्रीवियस ईयर पेपर जो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 में पूछा गया था, उस शिफ्ट वन में करा चुकी हूँ। अब शिफ्ट टू कराएंगे और हम बताएंगे शिफ्ट टू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए? निम्नलिखित में से टॉमस रो, फाइयान, वेनसॉन्ग, इनमें से हमें क्रम बताना है कि किस क्रम में ये भारत आए थे। तो टॉमस रो की अगर बात करें तो टॉमस रो ये जहांगीर के समय आए थे। जहांगीर के समय। फाइयान फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम आता। और हुएनसॉन्ग, हा से याद रखिएगा, हा से हुएनसॉन्ग और हा से हर्षवर्धन। ठीक है, हा से हुएनसॉन्ग और हा से हर्षवर्धन। तो जहांगीर का जो टाइम था 1615, चंद्रगुप्त द्वितीय 399 और हर्षवर्धन जिस टाइम पे हुएनसॉन्ग आए थे वो 630। ठीक है, तो यहां से लेंगे क्रम हो जाएगा सेकंड, फिर थर्ड और फिर फर्स्ट, यानी कि उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बताना है सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। बक्सर में, प्लासी के युद्ध में, बांडीवास का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा, जिसमें सिराजुद्दौला को मीर जाफर की दगाबाजी की वजह से हारना पड़ा था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला इसमें पराजित हुए थे। प्लासी का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। 1764 में इसमें मीर कासिम सुजाउद्दौला और शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था बक्सर का। ठीक है, बांडीवास का जो युद्ध है, बांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 में, और ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। किनके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? हड़प नीति, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी ने ही हड़प नीति चलाकर, ठीक है, जो कि डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 1856 के बीच। ठीक है, तो इसने हड़प नीति के द्वारा सबसे पहला जो राज्य हड़प किया था वो था सतारा। सबसे पहला राज्य सतारा, उसके बाद जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और सबसे लास्ट में अवध। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है कि अवध किस सन में हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी के द्वारा राज्य में मिलाया गया था। तो ये 1856 में, ठीक है, अवध का विलय कर लिया गया था। चलिए डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने क्या क्या काम किए। डलहौजी के द्वारा प्रथम रेल चलवाई गई। ठीक है, जो कि कहां से कहां तक थी? मुंबई से ठाणे 1853 के मध्य। ठीक है, डलहौजी के द्वारा डाक सेवा भी डलहौजी के द्वारा शुरू हुई। मिंटो और मार्ले द्वारा जो तैयार हुआ था, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, ये 1909 ईस्वी के समय आया था। ठीक है, मिंटो ये 1905 में करजन का कार्यकाल खत्म होने के बाद
1905 में भारत के वायसराय बने थे, भारत के वायसराय। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लेकर आए थे, मार्ले मिंटो सुधार नाम से जिसको जाना जाता है। और इसमें मार्ले जो थे वो भारत के सचिव थे। ठीक है, बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जिनका कार्यकाल 1798 से 1805 के बीच में था, और इन्हीं के टाइम पे क्या आया था, इन्होंने सहायक संधि। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, हमें बताना है धन्वंतरी कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या फिर हर्ष के समय एक प्रसिद्ध नाटककार, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध, ये क्या थे, चिकित्सक थे। धन्वंतरी जो थे वो क्या थे, चिकित्सक थे। शल्य क्रिया, शल्य क्रिया क्या होती है, सर्जन, जिसे आज के टाइम पे सर्जन कहते हैं, ये सर्जन थे। और ये आयुर्वेदाचार्य भी थे। ठीक है, ये विक्रमादित्य की जो नवरत्न है, नवरत्नों में से एक थे धन्वंतरी। इनके अन्य नवरत्न कौन थे विक्रमादित्य के, जिसमें से शंकु थे, बेताल, घट्ट करपड़, वररुचि, अमर सिंह, बारामिहिर, और एक सबसे महत्वपूर्ण नाम कालिदास। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नवरत्नों में चंद्रगुप्त और धन्वंतरी जो है वो किसके कार्यकाल में थे। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय कालिदास और धन्वंतरी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो सबसे पहले बात की जाए मौर्यकालीन, मौर्यकाल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके संस्थापक थे मौर्यकाल के। ठीक है, इन्हीं के टाइम पर आए थे मेगास्थनीज, इन्हीं के टाइम पे आए थे मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज द्वारा ही लिखी गई थी इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज आए थे यही 304 से 299, और इनकी रचना कौन थी, इंडिका। फाइयान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे 399 से 412 के मध्य। और हुएनसोंग यानी कि हर्षवर्धन के समय आए थे ये। और इनके द्वारा जो पुस्तिका इनके द्वारा जो लिखी गई है, इनकी जो रचना है वो कौन सी थी, सी यू की। ठीक है, और ये 630 से 643 के मध्य ह्वेनसोंग आए थे। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया, 1925, 1926, 1919 या 1928। साइमन कमीशन की बात की जाए तो साइमन कमीशन का जो गठन है वो गठन 1927 में हुआ था। ठीक है, और यही भारत में एक विवाद की जड़ भी बना था। तो 1927 में साइमन कमीशन जो आया था, इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन द्वारा इसका गठन किया गया था, और 1928 में ये भारत आया था। अब ये वजह क्यों बना, विद्रोह की वजह इसलिए बना क्योंकि इसमें जो भी सदस्य थे उनमें कोई भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। इसीलिए इसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, जिसमें उसी दौरान 1928 में जो लाला लाजपत राय हैं उनकी डेथ हो गई थी लाठियों के द्वारा, क्योंकि उनके ऊपर लाठियों से जो वार किया गया था तो उनकी इसी दौरान डेथ हुई थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया, बंबई, लाहौर, कराची या लखनऊ। तो उत्तर हो जाएगा इसमें लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 के टाइम पर हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता के दौरान हुआ था ये, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। कराची अधिवेशन 1931 के समय हुआ था, जो कि वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और इसी में ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार की उपाधि दी गई थी। इसी कराची अधिवेशन, जब कराची गांधी जी जाते हैं तो उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी दौरान 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, जो कि कहा जाता है कि उस दौरान अगर गांधी जी चाहते तो उनको बचा सकते थे। ठीक है, इसलिए लोगों ने इसी बात को समझते हुए वहां पे विद्रोह किया था। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में हुआ था। और इसी लखनऊ अधिवेशन के दौरान गरम दल और नरम दल, जो गरम दल और नरम दल थे, ठीक है, इनके बीच में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक है। बंबई अधिवेशन 1885 के दौरान, ये पहला अधिवेशन था जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी जी की अध्यक्षता में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मिलान करना है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग। तो इंडियन नेशनल पार्टी ये 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? राज बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा भी आ चुका है कई बार घुमा के। तो गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लाला हरदयाल ने की थी 1913 में। कब की थी? 1913 में। मित्र मेला वीडी सावरकर द्वारा 1899 में इसकी स्थापना किया था। और होम रूल लीग वो एनी बेसेंट द्वारा 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आजाद। इसमें हमें बताना है कि किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। तो इसमें मोहम्मद अली जिन्ना उत्तर है, ऑप्शन सी। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का इन्होंने विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 से 1921, ठीक है, इस दौरान हुआ था खिलाफत आंदोलन, जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली इनके नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या था? तुर्की की जो खलीफा का पद है उसको समाप्त करना था। ठीक है, तो अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता में महात्मा गांधी जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? हम बताना इसमें कौन शामिल था। गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, सत्येंद्रनाथ सान्याल द्वारा कानपुर में 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका जो उद्देश्य था वो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना था। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को एक षड्यंत्र किया गया कि पैसे इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास, कहां पर? लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी थी, ठीक है, उसको रोककर सरकारी खजाना लूटा जाएगा। और इसकी जो विचार था वो किसने दिया था? इसका जो विचार, ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ वो नोट करते जाइए। राम प्रसाद बिस्मिल, इसका विचार राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। ठीक है, और इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहाड़ी, ठीक है, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां, जिन्हें 1927 में इसी षड्यंत्र के चलते केस चलाकर क्या कर दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। आते हैं गदर पार्टी। अभी मैं बता चुकी हूँ, गदर पार्टी 1913 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई लाला हरदयाल और सोहन सिंह भापना। अनुशीलन समिति आई है 1907 में। कब आई है? 1907 में बारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई।
अभिनव भारत, अभिनव भारत 1904, अभिनव भारत 1904 वीडी सावरकर द्वारा। अच्छा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हो, लेकिन जब बात की जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जब इसमें सोशलिस्ट वर्ड जुड़ा था, ठीक है, तो उसकी स्थापना 1928 में भगत सिंह जी के द्वारा और चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसका नाम इसका स्थापना हुई थी और इसके नाम को बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? हमें बताना है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, गोदावरी, कृष्णा, गंगा या कावेरी। तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर बना है। कहां बना है? कृष्णा नदी पर बना है, ठीक है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी इस पर कौन सी परियोजना है? इस पर है पोलावरम सिंचाई परियोजना। कौन सी है? पोलावरम, पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है वो किस नदी पर है? वो गोदावरी नदी पर है। कावेरी, कावेरी पर शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना जो है वो कहां पर है? वो कावेरी नदी पर है। गंगा, गंगा की सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी है? रामगंगा, रामगंगा नदी, इसी पर ही भारत का पहला नेशनल पार्क बना हुआ है जिसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल चुका है और अब इसका नाम क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1953, 1955 या 1958? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई चढ़ी गई। चढ़ने वाले कौन थे? शेरपा, शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग जो थे वो पहले थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। और प्रथम भारतीय कौन थी जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर? वो थी, प्रथम भारतीय की अगर बात की जाए तो वो थी बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। और बात करें कि कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर चढ़ाई पूर्ण की तो वो थी अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा जो थी वो पहली विकलांग महिला थी, डिफरेंट एबिलिटी रखने वाली, मतलब विकलांग महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। हमें बताना है कि जो भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम क्या है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य या केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान या घाट प्रभा अभ्यारण्य? इसमें से बताना है उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव जो है भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है कहां पर? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये है राजस्थान, ये राजस्थान में स्थित है। और जो घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य है, घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य की बात की जाए तो इस पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है जो कि कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य ये चित्तौड़गढ़, ये भी राजस्थान में है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। चलिए नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? दिल्ली, राजहरा, कोरबा, उमरिया या फिर ऑप्शन नंबर डी राजनांदगांव? तो उत्तर है दिल्ली राजहरा। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का जो स्रोत था वो क्या था? दिल्ली राजहरा था, ठीक है। और ये खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। हम बात करें कोरबा जिले की, ठीक है, तो कोरबा में क्या है? कोरबा भी एक कोयले की खान का है, ये भी छत्तीसगढ़ में है, ये भी छत्तीसगढ़ में है और ये कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है। उमरिया ये बांधवगढ़, इसी उमरिया डिस्ट्रिक्ट में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ठीक है। उमरिया कोल के लिए प्रसिद्ध है और ये कहां पर है? ये एमपी में है। कहां पर है? एमपी में है, ठीक है। ये मिनरल से रिच है। राजनांदगांव ये टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, इसके लिए टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? हमें बताना है कौन सा जोड़ सही नहीं है। जोजिला और बुर्जिल ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 किसमें है? इसमें है और इसमें है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है।
बड़ा लाभ चला और सिक्किला दर्रा, ये यूपी में नहीं है, ये है हिमाचल प्रदेश में। थांगाला, नीति पास और लिपुलेख, ये कहाँ है? ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला और जिलेपला ये है सिक्किम में। तो ऑप्शन 1 और 4, 1 और 4 ठीक हो जाएगा। 1 और 4 सही है। इन्होंने पूछा है कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो जोड़ कौन सा सही नहीं है? 2 और 3। ठीक है, ये जोड़ सही नहीं है 2 और 3, तो उत्तर हो जाएगा बी। हमें सही नहीं है बताना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत कर? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पर क्लासेस डाली हैं, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको टर्म्स फंसता है तो क्लासेस लीजिए। ठीक है, उसमें आपको सारे ही टॉपिक क्लियर किए गए हैं जो कि पेट में इंपॉर्टेंट है और आएंगे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन करने की संस्था है। इसका जो स्थापना है वो 1951 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इस सांख्यिकी का कार्यान्वयन जो है, इस कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? क्षेत्र के अंतर्गत आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या कृषि? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र की बात की जाए तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि। द्वितीय क्षेत्र की बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है उद्योग। और सेवा का जो क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, यानी तीसरे क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। तो उत्तर भी हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन या नॉर्मन एडवर्ड? उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है, इन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, वर्गीस कुरियन जी के द्वारा। ठीक है, इसके उत्पादन से बलवंत राय मेहता की बात की जाए तो ये है त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था थी उसके उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति, भारत में जो हरित क्रांति थी उसके जनक कौन थे? स्वामीनाथन। लेकिन अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। ठीक है, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? 1991 आर्थिक सुधार जो उदारीकरण का भी काल था, जिसे उदारीकरण लाए थे, जो कि वित्त मंत्री उस टाइम पे कौन थे? वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन जी। ठीक है, उन्हीं के द्वारा उदारीकरण, उन्हीं की कल्पना थी। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे पीवी नरसिम्हा राव। उत्तर भी हमारा यही होगा, पीवी नरसिम्हा राव जो थे उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। और इस नीति के तहत अर्थव्यवस्था में एलपीजी यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, इसको लाया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा है जो राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल या दंड प्रक्रिया संहिता? उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सीपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड। दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत नहीं है। राज्य सूची के अंतर्गत क्या क्या है? पुलिस, कानून व्यवस्था और जेल। ठीक है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 भागों में विषयों को बांटा गया, जिसमें से इसमें से पहला था राज्य, केंद्र और समवर्ती सूची। ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल। ठीक है, केंद्र में केंद्र से संबंधित विषय थे और समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो राज्य और केंद्र दोनों के सम्मिलित रूप होते हैं। तो क्रिमिनल जो है ये किसके अंतर्गत आया? ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो उत्तर हो जाएगा प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो उत्तर हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान में नागरिकों को जो आर्थिक न्याय है वो उद्देशिका और डीपीएसपी इन दो के द्वारा प्रदान किया गया है, उद्देशिका और डीपीएसपी के द्वारा। डीपीएसपी इसमें 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद सम्मिलित हैं, ठीक है, जिसमें से 38 आर्टिकल नंबर 38 अनुच्छेद 38 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये क्या किसके अंतर्गत? आर्टिकल 38 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 जिसके बारे में पीछे अभी बताया है मैंने, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 46। इसमें से उत्तर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत भारतीय संविधान में, ठीक है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अच्छा, आर्टिकल 38 क्या है? राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। आर्टिकल 40 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता है। और आर्टिकल 46 के अंतर्गत समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो कि एससी और एसटी, ठीक है, इनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को, इनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, या इनमें कोई वोल्टेज नहीं होता। उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिजली का प्रवाह जो है सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है, ठीक है, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह सर्किट में होता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? बताना है हमें प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो ओम जो है, ठीक है, ये प्रतिरोध की एसआई इकाई है। फेराडे जो है ये विद्युत धारिता का मात्रक है फेराडे। वोल्ट जो है विद्युत विभव और एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। किसके द्वारा नींबू का खट्टा होना, खट्टे की उपस्थिति है? तो उत्तर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल जो होता है, ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो होता है इसी के द्वारा नींबू का खट्टा स्वाद होता है। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में। और फॉर्मिक अम्ल ये आपने बचपन से ही पढ़ा होगा चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। कर्कट जनक रसायन से होता है, हमें बताना है कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, ठीक है। हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर या दमा, इनमें से क्या होता है कर्कट जनक रसायन से? तो ऑप्शन नंबर सी, इससे क्या होता है? इससे कैंसर रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी, इससे कैंसर रोग होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि कैंसर के अंतर्गत क्या होता है कि कोशिकाओं के समूह क्या होता है, अनियंत्रित वृद्धि होती है, ठीक है, अनियंत्रित क्या होता है, वृद्धि होती है। और जो रोग होता है वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं, ठीक है। कैंसर के अनेक रूप हैं, जैसे कि ब्लड कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, बोन कैंसर और मुंह का कैंसर। ये क्या है? ये कैंसर के प्रकार। नेक्स्ट है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? हमें बताना है त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस या स्पेशल डर्मिस। अंतःचर्म या अधिचर्म, चर्म या विशिष्ट चर्म। तो उत्तर है बी, एपिडर्मिस। उत्तर बी, अधिचर्म जो है ठीक है ऊपरी सतह कहलाती है, ठीक है। और मध्य परत को क्या कहते हैं? डर्मिश कहते हैं। जो मध्य इसकी परत होती है मिड में उसको डर्मिश कहते हैं। और जो सबसे गहरी परत होती है, जो सबसे गहरी होती है उसे कहते हैं सबक्यूटिस। उसको क्या कहते हैं?
सब क्यूटिस। नेक्स्ट है, निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? हमें बताना है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र होगा, तृष्णा, त्यागी या कुंठित? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा? कुंठित होगा। ठीक है, तीव्र का हो जाएगा विलोम मंद। तृष्णा का वितृष्णा, वितृष्णा भी कह सकते हैं या तृप्ति भी कह सकते हैं। तीव्र में मंद भी कह सकते हैं और मंथर भी कह सकते हैं। ठीक है, त्यागी का क्या होता है विलोम? ग्रही। नेक्स्ट है, गजबदन का पर्यायवाची है गर्जन, मेघनाथ, गणपति या विष्णु? तो उत्तर हो जाएगा गणपति। गजबदन का पर्यायवाची गणपति। इसके अन्य पर्यायवाची विनायक है, गजानन है, गणेश है, गणपति है, ठीक है, लंबोदर है। ये सब क्या है? ये गणेश के पर्यायवाची हैं। कांटों से भरा हुआ के लिए एक शब्द बताना है। तो उत्तर क्या होगा? कंटक, विकर्ण, कुचैला या कंटका कीड़? ऑप्शन नंबर डी, कंकटा कीड़ जो होगा वो कांटों से भरा हुआ, इसका एक शब्द हो जाएगा। अच्छा, कंटक, विकीर्ण के लिए क्या होगा? विकीर्ण के लिए फैला हुआ। विकर्ण के लिए क्या होगा? इसको विकीर्ण कर दीजिए। विकीर्ण के लिए फैला हुआ, ठीक है, या फैलाया हुआ के लिए एक शब्द विकीर्ण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ। आपको उसका मुहावरे का अर्थ बताना है। दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपात को निर्णय करना या उचित निर्णय करना? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। इसका क्या हो जाएगा? दूध का दूध और पानी का पानी करना। ठीक है, कुछ वन वर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि एकमात्र सहारा होना, एकमात्र सहारा होना। इसके लिए अंधे की कह सकते हैं, अंधे की लाठी होना के लिए मुहावरा क्या होगा? अर्थ क्या होगा? एकमात्र सहारा होना। ठीक है, बुद्धि नष्ट होना, इसके लिए इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि इसके लिए मुहावरा क्या होगा? अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना के लिए बुद्धि नष्ट होना। चलिए, काला अक्षर भैंस समान, काला अक्षर भैंस समान, ये किसके लिए बोला जाता है? अनपढ़ के लिए। ठीक, नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से शुद्ध कौन सा है बहिष्कार में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। पैराग्राफ आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा, मैं इसके उत्तर बता रही हूँ। तो चलिए फटाफट इसके उत्तर डिस्कस करते हैं। और मैं बता दे रही हूँ कि पैराग्राफ आपको पढ़ना कैसे है। तो पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में कीवर्ड उठाना है। ठीक है, अगर समराइज करके आंसर दिया है तो वो भी आपको कीवर्ड से ही निकालना होगा। कीवर्ड निकालिए, क्वेश्चन समझिए और देन आंसर निकालिए। पहले पैराग्राफ मत पढ़िएगा। द ऑथर सेट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ही वॉज अफ्रेड। नेक्स्ट है, द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ बेड बिकॉज, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अ कोल्ड ब्रिज blew past his face. Which one of the following did the author do first? तो इसका उत्तर हो जाएगा climbing into bed, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बताइए सिनोनिम, जिसको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, सिनोनिम। प्राइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्राइड मीन्स क्या होता है? स्वाभिमान। तो डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स भी सम्मान होता है, स्वाभिमान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो प्राइड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिग्निटी। ह्यूमर, इसका मतलब होता है मिजाज, हेट यानी कि घृणा करना या नफरत। ठीक है, कवार्डिस यानी कि कायरता। नेक्स्ट है, एंटोनिम बताना है, जिसको हिंदी में विलोम कहते हैं। तो बताइए कीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो कीन मतलब तीव्र। ठीक है, मीन क्या होता है? तीव्र या तेज कह सकते हैं इसको। तो इसका एंटोनिम जस्ट उल्टा यानी कि डल हो जाएगा। डल मतलब मंद होता है। ठीक है, अभी हिंदी में भी मैंने बताया था कि तीव्र का विलोम मंद होता है या मंथर होता है। अलर्ट मतलब चौकस, हम्बल विनम्र, और ईगर यानी कि उत्साही या इच्छुक। नेक्स्ट है,
भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान या कर्नाटक? आपको इसका उत्तर बताना है। इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया था। ठीक है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 2021 के दौरान आई थी, उसमें जो था कि सरकार चुनेगी जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें 5 लाख रुपए का क्या करेगी? स्वास्थ्य कवर देगी। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए या इनमें से कोई नहीं? उत्तर था मास्टर कार्ड। ठीक है। ये कब किया था? 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1921 को, सॉरी 2021 को। 2021 से मास्टर कार्ड जो था उसके एटीएम सभी बैंकों से प्रतिबंध लगा दिया था। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? ये करंट की क्वेश्चन है जो उस टाइम पे करंट पूछी गई थी। ठीक है। तो आपको यहाँ से ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की करंट पूछी जाएगी, जिससे संबंधित क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में आपको मैं करवाऊंगी। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा नमस्ते योग शुरू किया गया। और ये कब शुरू किया गया था? 12 जून को, 12 जून 2021। चलिए नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? उत्तर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु जो थे, ठीक है, इनको आधिकारिक तौर पर भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया था, लेकिन ये कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे, इसलिए इनकी जगह पे तेज चंद्र को ये काम सौंप दिया गया। ठीक है। आयोग ने इसके आंसर नहीं दिया था, लेकिन जो नंबर थे वो सबको इक्वली दिए गए थे। नेक्स्ट है 21-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? ये क्या थी ये भी कह सकते हैं, उस टाइम पे पूछा गया था। तो उत्तर इसका था 7.6%। ठीक है। और ये योजना शुरू कब की गई थी? ये याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ये योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। ठीक है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई थी और इस योजना की शुरुआत जो थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई थी। इसमें क्या था? इस योजना के तहत कि माता पिता या कानूनी विभाग द्वारा अपनी कन्या के नाम क्या कर सकते थे? खाता खोल सकते थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज के नाम बॉलीवुड अभिनेत्री का नाम रखा था। ठीक है। एक फायरिंग जो रेंज थी उसका नाम एक बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया था। ये उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था और इसका उत्तर था विद्या बालन। विद्या बालन के ही नाम पर कश्मीर की जो एक अपनी फायरिंग रेंज है, ठीक है, उसमें जो कि ये रेंज कहाँ स्थित थी? ये रेंज गुलमर्ग में स्थित थी। ठीक है, स्थित है। इसी के नाम पर, विद्या बालन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर है? 2021 में और 22 में भी, ठीक है, जापान का जो है पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? तो इसका उत्तर था डीएमके, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें इस टाइम उसके मुख्यमंत्री कौन बने? एमके स्टालिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। इनकी सरकार, इनकी जो पार्टी थी उसका नाम क्या था? डीएमके। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर की बात की जाए तो इसमें प्रथम स्थान जो है किसका है? आइसलैंड का। ठीक है। और अंतिम स्थान अफगानिस्तान का। 2022 में अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने बताया, आइसलैंड अभी भी नंबर 1 पर है और जो भारत का स्थान इस टाइम पे वैश्विक शांति में 135वां है। ठीक है। ये 2022 की सूची बता रही हूँ कि 135वां स्थान है भारत का। और कितने देश? 163 टोटल देश जो है इसके अंतर्गत 163 है। ठीक है। ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी। ठीक है। इन्हीं के द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक जो है जारी किया जाता है और ये इसका 16वां संस्करण था। इसका विषय क्या था? विषय था मेजरिंग पीस इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ठीक है। इस बार इसका जो विषय था वो मेजरिंग पीस इन अ कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड।
चलिए नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार इस दौरान 2022 में 12 लोगों को दिया गया, जिसमें से मेन नाम जो पूछे जा सकते हैं वो नीरज चोपड़ा और मिताली राज। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है और नीरज चोपड़ा भाला फेंक। तो 12 लोगों को इस बार क्या अर्जुन पुरस्कार 2022 में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ये पैराग्राफ दिया है, इससे संबंधित आंसर मैं आपको बता देती हूँ। उपयुक्त वाक्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, या त्याग करने योग्य, या त्याग की हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्राप्त करने योग्य। बताना है लेखक ने मुख्य रूप से बताया, इस गद्यांश में लेखक मुख्य रूप से लेखक ने क्या बताया, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना यह उद्देश्य था। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा या किसी भी धर्म को न मानना। तो धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्म को आदर देना। नेक्स्ट है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इसलिए यह जनतांत्रिक था। नेक्स्ट, इसका उत्तर मैं बता रही हूं, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर साहित्यकार में, साहित्य शास्त्रों में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,